एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं मैं इस सेशन में। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो अभी हाल में ही पूरे हुए हैं 2025 के, उसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अरविंद केजरीवाल जी ने इसे मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि उनकी दिल्ली मॉडल के तहत स्कूलों में क्रांतिकारी डेवलपमेंट हुए हैं। ये दावे उन्होंने किए, इसके अलावा और भी बहुत दावे किए। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी खुद और उनकी पूरी सरकार, उनकी पार्टी ये चुनाव हार गई। अब दिल्ली में एक नए शिक्षा मंत्री हैं, आशीष सूद जी, जो आपके सामने यहाँ बैठे हैं। आशीष सूद जी से दिल्ली के बच्चों की और उनकी खासकर बच्चों से ज़्यादा शायद माता पिताओं की इतनी आशाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने उनकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ा दी और फिर उन्हें पूरा करने में चूक गई। तो क्या अब आशीष सूद जी उन आकांक्षाओं पर, उन आशाओं पर खरे उतरेंगे? इसी सवाल के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहती हूँ। आशीष जी, आपका एबीपी के नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है पहली बार आप ऐसे एबीपी के कॉन्क्लेव में आ रहे हैं सर, तो ये सेशन हमारे लिए डेफिनेटली बहुत स्पेशल है। पहला सवाल आपसे आशीष जी ये है कि हाल में ही आप लोगों ने अपने 100 दिन पूरे किए और आप एक ऐसे नेता, एक ऐसे मंत्री हैं दिल्ली की सरकार में जिसके पास 3 अहम विभाग है। आपके पास शिक्षा है, आपके पास मुझे बताइए गृह भी है और आपके पास शहरी विकास भी है। तो यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर आशीष जी। तो ये पिछले 100 दिन में क्या आपने सीखा, क्या समझा और पिछली सरकार ने आपके विभागों में कैसा काम किया है, इस सबका आकलन जरा छोटे में आप मुझे दें। आपने पहले बैठते ही झटका दे दिया। मेरा चौथा पावर भी एक इम्पोर्टेंट विभाग है, एक विभाग घटा दिया बैठते ही आपने मेरा। पावर पे तो सवाल है मेरे पास। हाँ, मैं भूल गई, मेरी गलती। नहीं, झटका लग गया मुझे एक। नहीं सर, हमारे इधर से नहीं डिसाइड होता है, आपकी पार्टी डिसाइड करती है। इट इज ऑन द लाइटर साइड। देखिए, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा और मैं कैंडिडली एडमिट करता हूं, पहली बार किसी नेटवर्क में ये भी माना है कि वो क्लेम करते थे मगर वो सब चुनाव हार गए। नहीं तो मैं दिन भर जी सर, इसीलिए चुनाव हार गए। हाँ। इसका मतलब पहली बार अब मीडिया के कुछ सेक्शंस ये स्वीकार करने लगे हैं कि वो उनके इन क्लेम्स को जनता ने रिजेक्ट किया है। मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं आंधी तूफान की तरह दिल्ली में सब कुछ बदल दूंगा, बट इट इज द पीपल ऑफ दिल्ली हु हैव टू एक्सेप्ट इट, दे हैव टू फील इट। तो उन लोगों को रिजेक्ट किया है क्योंकि वो सारा एक इकोसिस्टम एक प्रचार तंत्र पर बना हुआ था। दिल्ली के 2-3 स्कूल्स, आप गौर करिएगा, अपने रिपोर्टर्स को बोलिएगा, इसको स्टडी करके आपको बताएंगे। पड़पड़गंज में एक स्कूल और एक राउज एवेन्यू में, सेंट लुटियन दिल्ली के पास जहां आना जाना आसान है, उन 2 स्कूल्स में ले जाकर, कभी नजफगढ़ के किसी स्कूल में ले जाकर, कभी नरेला के किसी स्कूल में ले जाकर, कभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूल्स में, जहां पर 48 स्कूल्स में 1,32,000 बच्चे पढ़ते हैं। और ये सरकार अपने आप को शिक्षा क्रांति के जनक बताती थी, माइनॉरिटीज का बड़ा चैंपियन, राइट्स की बड़ी चैंपियन बताती थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तो अधिकांश माइनॉरिटी समुदाय की बच्चियां पढ़ती हैं। 1,32,000 बच्चे 48 स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसलिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया। हमें थोड़ा वक्त लगा जनता को विश्वास दिलाने में कि ये इकोसिस्टम है, ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है। और मेघा जी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन दिल्ली से होंगे, आप इनमें से पूछिए, क्या इन 10 सालों से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आईआईटी में बच्चे नहीं जाते थे? क्या इन 20 साल पहले, 30 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों से एमबीबीएस में बच्चों की सिलेक्शन नहीं होती थी? क्या आईआईटी में नहीं जाते थे? क्या आईएएस नहीं बनते थे? केवल एक तंत्र खड़ा करना, एक इकोसिस्टम खड़ा करना कि हमने कर दिया, हमने कर दिया, हमने कर दिया, हाँ। ये हुआ। अब जैसे जैसे हम जाते हैं तो हमें देखने को
पता चलता है कि बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग एसपीएस है। तो मुझे लगा एसपीएस है बिल्डिंग, क्या होता है SPS? नई बिल्डिंग। मैं भी यही सोचा, एसपीएस क्या, सेमी पक्का स्ट्रक्चर। नई बिल्डिंग बनी है, अभी 3 साल पहले 2 साल पहले सरकार ने बनाई है, कर दिया। तो मेरे सामने फाइल आई, पड़पड़गंज का स्कूल एसपीएस में, 1 आई 2 आई। फिर मुझे लगा यार, मुझे शायद आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दीज टर्मिनोलॉजीज। तो मैंने भाई एसपीएस क्या है? तो बोले साहब सेमी पक्का स्ट्रक्चर है। नई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, सेमी पक्का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप जनता को फेल कर रहे हैं। और खाली बिल्डिंग बना लेने से, खाली बढ़िया बेंच लगा देने से क्या पढ़ाई का सिस्टम बदल जाएगा? ये नहीं बदलता है। इसलिए जैसे जैसे और हम 100 दिन के पार जाएंगे, चीज़ें खुलेंगी। आप देखिए 2018 में एक स्कूल में, दिल्ली सरकार के एक मंत्री के घर से 400 मीटर दूर स्कूल में 2018 में एक स्विमिंग पूल के लिए कोई 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, अभी तक बने जा रहा है, स्विमिंग पूल नहीं बना है। आशीष जी, ऐसा है, देखिए आपने तो अभी एकदम कपड़े उतारने का काम किया है आम आदमी पार्टी नहीं, का, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। हाँ, मैं आपने पूछा तो कुछ चीज़ें तथ्य से बतानी पड़ती हैं, नहीं तो हमारी सरकार में हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तय किया है, उस सरकार ने ये नहीं किया, इसका गाना नहीं गाना है, हम करेंगे, उसने नहीं किया इसीलिए तो वो हारे हैं। हम तो रास्ता निकालेंगे। अच्छा, मगर हाँ। तथ्यों को रखना पड़ता है, हम उनकी निंदा करने में हमारी बिल्कुल रुचि नहीं है। अच्छा ठीक है आशीष जी, तो फिर ऐसा है कि आपसे पहले जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, वैसे आप कमरे में भी पूछेंगे लोगों से तो शायद आपको ये जवाब मिले। देखिए एक परसेप्शन थी उनके बारे में कि काम तो किया है उन्होंने, ऐसा लोग कहते थे 10 साल भाई उनको भी वोट मिले हैं, काम तो किया है उन्होंने, बेचारे खुद भी हार गए। लेकिन ऐसा है कि ईमानदारी से बताइए, अब आप तो मंत्रालय आपके पास है, ईमानदारी से आशीष जी बताइए, क्या मनीष सिसोदिया ने काम किया था या बिल्कुल भी नहीं किया था, ये सब हवाबाजी थी? देखिए मैंने अभी कहा, हमने ये तय किया, उनके बारे में नहीं कहेंगे। और साहब बड़े लोग हैं वे लोग, उनके पास तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट का इकोसिस्टम है। हम तो, मेरी माँ एक नगर निगम के स्कूल की टीचर थी, मेरे पिताजी की उनके साथ मैं रहता हूँ, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। हम तो साधारण परिवेश से आए हैं, हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है। वक्त बताएगा कि हम उनके सामने कर पाए या नहीं कर पाए, ये तो दिल्ली की जनता आने वाले समय में बताएगी। मगर अगर आप मुझसे पूछें कि उस सरकार ने कुछ किया या नहीं किया, तो आप मुझे बताइए, उस सरकार से लेके 27 साल में क्यों दिल्ली में सरकारी स्कूल कम होते चले गए और प्राइवेट स्कूल बढ़ते चले गए? दिल्ली के लोगों की सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हुए होते तो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में क्यों रुचि नहीं रखते? क्यों बाहर जाकर दिल्ली के छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में 1670 प्राइवेट स्कूल हो गए और 1000 सरकारी स्कूल रह गए? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो इकोसिस्टम उन स्कूल्स में, जहां शिक्षा के प्रति लोगों का विश्वास जागृत हो कि इस स्कूल में, इसलिए अब आपने दिल्ली के उस स्कूलों को उस जगह पर ला दिया कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर ये इसके बावजूद भी कोई कहता है कि मैंने बहुत क्रांतिकारी काम किया है, तो इट इज फॉर पीपल ऑफ दिल्ली टू डिसाइड। आई विल डिजिस्ट फॉर कैंपेनिंग ऑन कमेंटिंग ऑन। ओके, ऑलराइट, यू रेस्टिंग योर केस हियर। आशीष जी, मगर ये बताइए कि आपके आते से, आप लोगों की सरकार आते से, आप भी ऐसे समय पे आए हैं जब नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, एडमिशन्स हो रही थी, तो आपके आते से इतना प्राइवेट स्कूलों को लेकर रायता क्यों फैल गया है यहाँ दिल्ली में? मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, पेरेंट्स बाहर खड़े होकर, गेट के स्कूलों के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश आया है तब भी स्कूल हमें अंदर नहीं जाने देता है, तब भी स्कूल बच्चों को बाहर कर रहा है। फी बढ़ाने की जो पूरी स्थिति हो गई है दिल्ली भर में, आतिशी तो कह रही हैं आपने तो पूरा स्कूल का सिस्टम ही ध्वस्त कर दिया है। वो तो बहुत और भी बातें कह रही है, वो तो कह रही है आप माफिया चलाते हैं, आप दिल्ली के स्कूलों के साथ जो माफिया है उसके साथ आप जुड़ गए हैं, हाथ में हाथ मिलाकर आप चल रहे हैं उनके साथ, इसीलिए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। 10 सालों में तो उन्होंने रोक रखा था, ऐसी कोई अनजस्टिफाइबल फी राइज नहीं हुई थी। आपने क्या किया?
ऐसा क्या कर दिया आपने कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है? मुझे पता था ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि मैं बार बार जिस इकोसिस्टम की बात करता हूँ वो सवाल पूछवाता है। मैं किसी सुनिए इकोसिस्टम का पार्ट नहीं हूं, मगर नहीं, आप पार्ट देखिए खबरें आती हैं। नहीं, आप पार्ट नहीं, वो खबरें ही आती वही करती हैं। यहाँ दिल्ली के बहुत सारे लोग होंगे, आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली के रहने वाले हैं ना। आप बताइए पिछले 20 सालों में जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, बताइए फीस बढ़ती थी नहीं बढ़ती थी? आपके बच्चों को दबाव दिया जाता था नहीं दिया जाता था कि फलाने स्कूल में जाकर उस दुकान से जाकर ड्रेस खरीदिए और उस दुकान से जाकर यूनिफॉर्म खरीदिए और किताब खरीदिए? और मुझे मालूम था आप पूछेंगी, इसलिए मैं कुछ चीज लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। तैयारी करके आए आप? अरे साहब, मेरे को पता है ये इकोसिस्टम। आपको क्या लेकर आए हैं आप? मैं बता क्या ये 50 पेज है उस स्कूल के बारे में 2020 से लेके अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के। हाँ। जिस स्कूल के बारे में आप शिकायत करेंगे ये 50 पेज हैं। ठीक है, डीपीएस द्वारका के बारे में। हाँ। 2020 से मामला चल रहा है। आज इकोसिस्टम मजबूत इतना है कि हमने आके खराब करा दिया। दिल्ली में पहली बार दिल्ली के शिक्षा इतिहास में हमारे द्वारा भेजा गया डीएम का नेतृत्व की एक कमेटी गई, जिसने 4 साल से ये बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करके रखते थे। हमारे डीएम ने रिपोर्ट दी, लाइब्रेरी से निकाला। पेरेंट्स हमारी उस रिपोर्ट के कारण हाई कोर्ट में जीते और उनको बच्चों को वो स्थान मिला। ये हमारा कारण नहीं है साहब। 1973 के स्कूल एक्ट में जो प्रोविजंस की कमी थी, कभी कोशिश नहीं की। 2 बार एक्ट लाने की कोशिश की फी रेगुलेशन पर, 15 में और 17 में। अंडर द टेबल आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अंडर द टेबल सेटलमेंट करके उस फी एक्ट को नहीं लाए। ओके, नहीं ला पाए। तो आशीष जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई एक ही स्कूल, एक डीपीएस द्वारका की वजह से इतना सारा पूरा मामला बढ़ गया है, मीडिया में चल रहा है, हर रोज सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए सिर्फ एक स्कूल की वजह से आप इतने प्रेशर में आ गए कि अब आप मंत्री के साथ में बैठी थी पिछले वीक, उनका इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने बोला कि मैं फी, उनका कहना था कि ये ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी बिल 2025 हम अध्यादेश ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। मैंने पूछा आप सेशन का वेट करेंगी क्या? उन्होंने कहा मेगा जी मैं क्यों सेशन का वेट करूं, मैं तो ऑर्डिनेंस ला रही हूं। तो एक स्कूल की वजह से आप इतना परेशान हो गए? नहीं, हाँ, एक स्कूल की वजह से परेशान नहीं हुए। इतने सारे और स्कूलों के नाम है मेरे पास, मैं पढ़कर बता सकता हूं। मुझे मालूम था आप ये सवाल पूछेंगी। हम इसलिए परेशान हैं कि दिल्ली के आम एस्पिरेशनल मिडिल क्लास जिसके पास साधन हुए, उसे लगा सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है, मुझे अपने बच्चे को अंग्रेजीदा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उसके गले पर चाकू रखकर, उसके गले पर अंगूठा लगाकर कोई स्कूल, उनके पास फीस ज़्यादा लेते हैं, कोई स्कूल कहता है कि तुम पुरानी किताब नहीं पढ़ाओगे अपने बच्चे को, मेरे बच्चे से मेरी किताब, स्कूल की किताब दुकान से किताब खरीदो, यूनिफॉर्म मेरे यहाँ से खरीदो। हम उन साधारण एस्पिरेशनल मिडिल क्लास के परिवार के लूटने नहीं दे सकते। हम इनकी तरह इकोसिस्टम पर बैठकर खुद अपना गाल बजाकर टॉम टॉमिंग नहीं कर सकते। हमें उनके इंटरेस्ट को, दिल्ली के एजुकेशन से जुड़े हर व्यक्ति को, स्कूल में पढ़ने वाले माता पिता, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का नॉन टीचिंग स्टाफ एंड फॉर दैट मैटर वहाँ की मैनेजमेंट, इन सब के होलिस्टिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना एक सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने कैबिनेट में बिल पास किया। वी वांटेड टू डेलिबरेट इट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, बट बिकॉज ऑफ दीज जो पाकिस्तान के साथ हमारा ये टसल चला, हमें उसे आगे ले जाना पड़ा। और जब तक सेशन का इंतजार करेंगे तो इस साल जो स्कूल कर रहे हैं वो हाथ से निकल जाएगा। जी। इसलिए हम उसे डेलिबरेट कर लेंगे, अध्यादेश लाके डेलिबरेट कर लेंगे, असेंबली में जो सुझाव आएंगे उनके आगे इंप्लीमेंटेशन कर देंगे। मगर हमारा कंसर्न एक स्कूल नहीं है। एक भी बच्चे के पेरेंट्स को अगर कोई दबाव डालकर लूटने का प्रयास करेगा तो हम
के साथ खड़े होंगे। हाँ। ये हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। ठीक है आशीष जी, बहुत अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी से कंफर्म करिए ये ऑर्डिनेंस का प्लान अभी भी ऑन है या नहीं है? कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है कि अब तो आप करना नहीं चाह रहे ऑर्डिनेंस, आप बताइए मुझे, क्या ये सही है? नहीं, खबर आती है वैसे ही आती है, उड़ते उड़ते आ जाती है, लेकिन आप बताइए कि ऑर्डिनेंस आ रही कि नहीं आ रही? आपका सवाल इसलिए गलत है, जब मेरी सरकार की मुखिया, हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने आपको ये कंफर्म किया है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ having any doubts on it. Okay. When my chief minister, my leader has categorically conveyed it to you, and as you have confirmed it, so there is no point of doubting. So you are getting the ordinance, right? Okay. So आतिशी जी ने तो ये भी कहा कि उन्होंने 3 स्कूल, बिल्कुल तैयार 3 स्कूल अभी खड़े हैं और आप लोग इतनी जेलस पार्टी हैं, आप उनसे इतना जलते हैं कि आपने वो 3 स्कूल का उद्घाटन ही नहीं किया। वो 3 स्कूल जो हैं, सुंदर नगरी में, रोहिणी में, किरातपुर में, ऐसे 3 कोई जगह में स्कूल हैं जो आप उद्घाटन ही नहीं करना चाह रहे, बच्चों को देना ही नहीं चाहते वो आप स्कूल। देखिए, बड़ी मजे की बात है, उद्घाटन तो वो कर गए थे। नहीं, उन्होंने कहा उद्घाटन रह गया था ना, उन्होंने उद्घाटन किया। हाँ। उन्होंने मेरे नाम पर एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने उद्घाटन किया। हाँ। और ये भी लिखा कि आपकी सरकार पानी बिजली का इंतजाम नहीं करवा पा रही है। इसका मतलब उन्होंने बिना पानी बिजली सीवर के उन बिल्डिंग्स का उद्घाटन अपने चुनाव के फायदे के लिए किया था। आप अपना नया घर बनाते हैं, उसके बाथरूम्स, उसकी किचन, उसकी लाइटिंग, उसको पूरा करके ही तो शिफ्ट करते हैं ना। दरअसल क्या है, ये जो आतिशी जी बार बार पूछ रही हैं, मुझे कुछ विधायक मिले थे आम आदमी पार्टी के, वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वर्तमान डिस्पेंसेशन में जो नेता पंजाब बैठे, उनको लेकर बड़ा एक तरह का डिसकंटेंट है, इसीलिए ऐसी लूज बॉल फेंक देते हैं कि हम उनके कामों को उधेड़ दें। और शायद आतिशी जी भी उनमें से एक हैं जो, क्योंकि मेरे को उसी विधायक ने बताया कि पुराने नेता ये बता रहे थे, भाई तुम्हारे कारण, तुम ही तो एडवाइजर थी, तुम ही शिक्षा मंत्री की एडवाइजर थी, और सब कुछ शिक्षा में फेल दिख रहा है, तो शी वाज टेकन टू द टास्क बाय देयर लीडर्स। तो अब बड़ा उनके यहाँ ये झगड़ा, इसलिए रोज इस तरह की बॉल आएंगी, आप चिंता मत करिए। तो ये स्कूल आप आरटीआई लगाइए, वहां पे जिस दिन उद्घाटन किया अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना जी ने, उस दिन वहाँ पानी था, वहाँ पे बिजली थी, वहाँ पे सीवर था, वहाँ पे सड़क थी, नहीं थी, वहाँ कुछ नहीं था। इसलिए उन चीज़ों का इंतजाम करके आतिशी जी को शायद दृष्टि भ्रम या बुद्धि दोष हो गया है कि गर्मी की छुट्टी में स्कूल नहीं खुलते हैं, स्कूल खुलेंगे गर्मी की छुट्टी के बाद, तब उसमें बच्चे जाएंगे। तो ये सब इंतजाम हो रहा है। इसलिए उनकी हर चीज का और आप भी उनके हर सवाल को हमसे पूछ लेते हैं, वो तो स्वघोषित सवाल पूछा। नहीं, वो स्वघोषित बेरोजगार नेता है, इसलिए कुछ पूछते ही रहेंगे। दे हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज दी बेरोजगार नेता, कुछ तो करेंगे वो, हमने नहीं कहा है। आई डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, दे कॉल देमसेल्व्स बेरोजगार नेता, तो कुछ तो रोजगार चाहिए। चलिए ठीक है, आप तो दे ही रहे हैं उनको रोजगार रोज। आशीष जी, पर इससे ज्यादा मैंने आतिशी जी के और कोई सवाल नहीं उठाए, लेकिन देखिए आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो इतना तो पूछना बनता है। लेकिन अब एक थोड़ा सा गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिससे विच डील्स विद अ सोसाइटी, पीपल हु आर पुअर। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ और इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहती हूँ कि आप लोग के पास एक पॉलिसी है, शायद कानून भी होगा, अबाउट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चिल्ड्रन, EWS। आपको हर स्कूल में एक सर्टेन नंबर ऑफ EWS बच्चों को रहना होता है, उनकी क्लासेस नॉर्मल क्लासेस के बाद भी लगती हैं। अब ऐसा हो रहा है आशीष जी कि ये स्कूल अब मतलब सीधे सीधे मुंह पे बना कर देते हैं, लेते ही नहीं
नहीं ईडब्ल्यूएस बच्चों को, और पता नहीं ये जानकारी आप तक आई है या नहीं आई है, और अगर आई है तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? देखिए रिक्शे वाले, ड्राइवर है ना, हॉकर्स, इनके बच्चे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपने बनाया इसलिए, अब पिछले 10 साल में क्या हो रहा था, खबरें तो अभी आ रही हैं कि स्कूल बिल्कुल आपके मुंह पे मना कर देते हैं कि नहीं लेंगे। क्या कर लेंगे वो बेचारा, वो रिक्शा वाला क्या ही कर लेगा इस बारे में? आप क्या कर रहे हैं? मैं बहुत विनम्रता मगर दृढ़ता और कन्विक्शन के साथ जी आपकी इस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को डिनाई करता हूं। आई वेहेमेंटली डिनाई दिस बिकॉज ओके दिस इज द फर्स्ट ईयर इन द लास्ट 15 years, maybe more, but for 15 years I have the confirmed knowledge. 15 साल में पहली बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो बच्चों का ड्रॉ है पब्लिक डोमेन में निकला है। जिस कमरे में ड्रॉ निकला स्टैंड अलोन कंप्यूटर था, मेरा भी मोबाइल फोन उस कमरे में जाना अलाउड नहीं था। निक जो भारत सरकार की संस्था का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर था। एक गरीब माँ अपने बच्चे के साथ आई थी, जो वहाँ के पास ही, जो हमारा ओल्ड सेक्रेटेरिएट है उसके पास किसी सरकारी अधिकारी के घर पे खाना बनाने का काम करती है। उसके बच्चे ने कंप्यूटर का माउस का क्लिक करके ड्रॉ चलाया। हमने 2 दिन पहले, हमें आए हुए 10-15 दिन ही हुए थे, उस पर शिकायतें आती थी, हम पे दबाव था मत करिए। हमने कहा नहीं, इसको हम ट्रांसपेरेंटली करेंगे। उस कमरे में 50-100 लोग बैठ सकते हैं, तो बाहर 4 स्क्रीन्स लगाकर लाइव स्ट्रीमिंग कराई। आपका भी चैनल वहां उपस्थित था और देश के सभी चैनल उस कंप्यूटर पर लाइव स्ट्रीमिंग से उन्होंने अपने अपने चैनल्स पर लाइव हमारा ड्रॉ दिखाया। आज टोटल कोटा ऑफ 38,000 ऑड सीट्स इन दिल्ली में से 28,900 के करीब सीट्स भरी जा चुकी हैं। बाकी बची हुई सीटों की सेकेंड लिस्ट का ड्रॉ टेंटेटिवली 1 जुलाई को हम कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपने सिस्टम को अब दुरुस्त किया है? 200%। मैं आपको बताता हूं, मैं फिर कहता हूं, आप चाहें तो आपके यहां तो पत्रकार खोज करते ही हैं, खोज करिए, आरटीआई लगाइए। पिछले टेन्योर में एक एक घर के 4-4 बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एक ही परिवार के 3 बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दाखिला मिल जाता था। कैसे मिलता था साहब? विधायक के घर पर ऑफलाइन। हमारे बहुत सारे विधायक नाराज हुए कि साहब मेरा कार्यकर्ता, हमारा पड़ोसी ईडब्ल्यूएस में है, उसका नंबर नहीं आया। तो हमने कहा भाग्य है, मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री ने ट्रांसपेरेंट ड्रॉ कराना तय किया है, सामने हो रहा, जिसका भाग्य होगा उसको आएगा। 28,000 लोगों को आया है। कुल मिलाकर गिनी चुनी कंप्लेंट्स हैं हमारे पास, कुल मिला के 182 कंप्लेंट्स पेंडिंग है। उसमें किसी के डॉक्यूमेंट में कोई एनोमली पाई गई है, उसको चेक करने के कारण रुका हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा नहीं करा पा रहे हैं। आप ये क्लैरिफाई कर रहे हैं द थिंग्स। देखिए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो तो पिछले 10 साल की भी लेखा जोखा है ना। आप अभी आए हैं, 100 दिन आपके अभी हुए हैं, आप क्लेम कर रहे हैं आपने दुरुस्त किया, तो अगले साल फिर आपसे सवाल करेंगे सर। बिल्कुल, हम हर सवाल के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो जनता के हितों के लिए होगा, आपके हर सवाल का स्वागत करेंगे। आपके सवाल से अगर हमें कुछ सीख मिलेगी, मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, हम उसको भी अपनाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपने ये ऐलान किया है कि 7,000 स्मार्ट क्लासरूम्स एंड सम 100 लैंग्वेज लैब्स आप बनाएंगे। मुझे पहले ये कॉन्सेप्ट मैं समझना चाहती हूँ कि स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, ये लैंग्वेज लैब्स क्या होते हैं, आप क्या है, व्हाट इज द आइडिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बहुत पसंदीदा अपडेटेड स्कूल्स बने, स्मार्ट बोर्ड्स के साथ स्कूल्स बने। जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे, एआई एनेबल्ड स्कूल बने। एनईपी में जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग की बात की जाती है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात की जाती है, एआई की बात की जाती है, इन सब के लिए। और दिल्ली की राजधानी का मॉडल कैसा हो साहब? कोई 4, 5, 10, 20 सुंदर बिल्डिंग बनी हुई देश की राजधानी, विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी का एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल कैसा होगा?
कुछ अच्छे स्कूल वाली, कुछ अच्छी बिल्डिंग्स वाला एजुकेशन मॉडल होगा, या एनईपी के हर वर्टिकल को अपनाता हुआ। इसलिए हमने ये निश्चित किया है, हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए, जैसा मैंने अपने ओपनिंग आपके पहले सवाल के जवाब में कहा कि स्कूल, सरकारी स्कूल उतने अच्छे कर दिए जाते तो लोग प्राइवेट स्कूल में भागते क्यों? तो हम 75 सीएम स्कूल, 75 सीएम श्री स्कूल हम बनाने वाले हैं। उसके अलावा बाकी जगहों पर जहां कमी है उन क्लासेस में भी स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड्स लगाएंगे। अब वो स्मार्ट बोर्ड को आप समझिए, स्मार्ट बोर्ड केवल इसलिए नहीं है कि बटन दबा के इरेज कर दिया। स्मार्ट बोर्ड इसलिए भी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो एनईपी कहती है, एआई एनेबल्ड लर्निंग जो एनईपी कहती है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन के बारे में अगर पढ़ाना है तो स्मार्ट बोर्ड में जाकर उस तरह की एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं उन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस उन बोर्ड्स के साथ है, इंटीग्रेट करके, उसके लिए हमने टीचर्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम दिल्ली के बाहर अभी 3 दिन का एक उनकी ट्रेनिंग सेशन भी लगाने वाले हैं। तो स्मार्ट बोर्ड जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक बड़ा प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने किया है, उसके संदर्भ में दिल्ली की देश की राजधानी का एजुकेशन मॉडल में उस तरह की हर टेक्नोलॉजी से हमारे गरीब परिवार का बच्चा जब 11वीं 12वीं करके बाहर जाए, किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो वो ही शुड नॉट फाउंड हिमसेल्फ लॉस्ट। बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो देखेगा स्मार्ट बोर्ड है, एआई है, इन सब चीज़ों से वो ही शुड नॉट बी लॉस्ट। आज उसके परिवार के पास साधन की कमी है, तो हम उसको वो साधन अपने सरकारी स्कूलों में, अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में देना चाहते हैं, जो कि किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में दिल्ली में मिलते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके एबीपी न्यूज़ से, न्यूज़ रूम से, आपके प्रभावशाली लोगों से, हमारे बीट को कवर करने वाले कुछ लोग अगले साल ज़रूर हमें अप्रोच करेंगे कि अपने फलाने सीएम श्री स्कूल में हमारे बच्चों का दाखला करा दीजिए या हमारे पड़ोसी का दाखला करा दीजिए। आप देखिएगा, अगली बार मुझसे ये ज़रूर सवाल पूछिएगा कि कितने लोगों ने सीएम श्री स्कूल में दाखिले के लिए आपको अप्रोच किया। नंबर 1। दूसरा, आपने पूछा लैंग्वेज लैब्स। हाँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स हम 100 स्कूल में बनाने वाले हैं। एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी के साथ हम स्पेनिश सिखाएंगे, हम फ्रेंच सिखाएंगे, हम इंग्लिश। केवल लैंग्वेज का अर्थ ये नहीं है कि उसे स्लैंग के साथ हम अंग्रेजी सिखा दें। आज एक वर्ग ऐसा भी है जिसको अपने बच्चे को अंग्रेजी में, माफ करिएगा मैं किसी के प्रति अनादर की भाषा से नहीं बोल रहा हूँ, ये सोसाइटी है कि अंग्रेजी में थोड़ा ओ होली शिट यूं बोलता है तो लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता हुआ आ रहा है। मगर यही सब कुछ नहीं है, ये भी आना चाहिए। उसके आगे की ग्रोथ के लिए उसके पास 3 लैंग्वेज की कमांड है, वो उसने सीखी है, उसको पढ़ा है। हम एनएसडीसी के साथ भी उसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई फ्रेंच सीखना चाहता है और उसको लगता है कि 12वीं के बाद मुझे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, मैं फ्रांस में जाके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करूँगा, तो उसमें उसकी भाषा का स्तर किस प्रकार से होगा, वो कैसी भाषा उसको बोलनी आनी चाहिए, किस लेवल। मान लीजिए वो वहाँ जाके हेल्थ इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, जी जी, तो उस तरह की भी उसके साथ ट्रेनिंग कराने का काम। तो आप ये ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग देने का काम 3-4 भाषाओं में, 3 फ्रेंच, जर्मन और इस प्रकार की विदेशी भाषाएं, इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ जो कोई और स्थानीय भाषा भी, कोई कहता है मैं मलयाली सीखूंगा, हम उसको भी सिखाएंगे। इसमें एआई तकनीक का भी इस्तेमाल करेंगे। हम कोई और भारतीय भाषा सीखना चाहता है, उसका स्वागत है, उन भाषाओं को हम उन स्कूल्स में सिखाएं। ओके, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है आशीष जी। तो देखना पड़ेगा कि आप लोग अब केजरीवाल जैसा ना निकलें कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड स्टार्ट एंड वी आर होपिंग। एक अंतर है, हम मोदी जी के गाइडेंस में काम करने वाले लोग हैं, जो घोषणा करते हैं उसे इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाने वाले लोग हैं, वो घोषणा वाले लोग हैं। इसलिए मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय किए हैं, इसको
आज उद्घाटन भी हम करेंगे, इसको लोकार्पित भी हम करेंगे, देखती जाइए। बिल्कुल देखेंगे आशीष जी, विल बी राइट हियर टू होल्ड यू टू अकाउंट आफ्टर 5 years। मगर आगे बढ़ाती हूँ इस बातचीत को। आपकी वेबसाइट देख रही थी मैं कुछ देर पहले, एक बड़ी अनोखी लाइन दैट कॉट माय अटेंशन आपके वेबसाइट पे लिखा हुआ था। देयर वाज अ कोट बाय साइमन सिनेक, और वो कोट ये कहता है कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन, इट्स एक्चुअली अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। और नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनती है? देखिए, हमारे देश से कई ऐसे ऐसे बड़े लोग हुए हैं जिस पर नाज पूरे देश को है सर। ऐसा है, आप सुंदर पिचाई से लेकर आप इंदिरा नूई तक जाएं, लिस्ट तो इतनी लंबी है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर बड़े पद पर बैठे, उनको हेड किया इतने समय, सक्सेसफुल पीपल। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्हें शिक्षा अच्छी मिली। अब आप लोग जैसे देखिए, अब थोड़ी सी राजनीति तो यहाँ पर आ ही जाती है। आशीष जी, आप लोग भी दबाव में आए, आपने कहा हम ये फी रेगुलेशन लाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करेंगे, वी विल टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। देखा ये जा रहा है, और देखिए ये सब सवाल इसलिए आप तक आ रहे हैं क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से बहुत अंदर तक जुड़ी हुई हूँ। सवाल ये है कि देखा ये जाता है आशीष जी कि आपने स्कूल वालों ने तो ले लिया स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कंसिडरेशन में, पेरेंट्स तो मानते नहीं है फी हाइक के लिए। चलो जो भी बीच का रास्ता निकला, थोड़ा फी हाइक हुआ। पता है आपको स्कूल वाले क्या कहते हैं? वो अपनी प्रॉफिट्स कम नहीं करते हैं आशीष जी, वो टीचर्स की सैलरी इसी मुद्दे पर बोलते भैया हमारे पास पैसे नहीं है, टीचर्स की सैलरी देनी नहीं है, उनको टीचर्स की सैलरी बढ़ानी नहीं। कौन सोचता है टीचर्स के बारे में आशीष जी? हम यहां पर कहते हैं हम अपने गुरु से ऊपर, मतलब भगवान का दर्जा देते हैं अपने गुरु को। बताइए, टीचर्स के बारे में कोई ना सोचे। इट्स वेरी अनफेयर आई फील कि आप बच्चों के बारे में सोचे, अपनी पॉलिटिक्स कर लें, वो बेचारे। और आप मतलब चलिए शुरुआत करूंगी तो लिस्ट बहुत लंबी होगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस अभी टीचर्स के बारे में, दिल्ली के स्कूलों में टीचर्स के बारे में आपने क्या सोच रखा है? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि हम दबाव में, मैं फिर इस बात, दबाव में फीस रेगुलेशन बिल ला रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये कहना चाहता हूं, हम पर कोई दबाव नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी समझकर दिल्ली के पेरेंट्स की, दिल्ली के टीचर्स की, दिल्ली के स्कूलों में काम करने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ की, दिल्ली के स्कूल चलाने वाले प्रशासकों की प्रति हमारी जवाबदेही है। ये सिस्टम ठीक से काम करना चाहिए, इसलिए ला रहे हैं। इसलिए ये अपने, मैं आपके माध्यम से आपके करोड़ों व्यूअर्स को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे पास कोई दबाव नहीं है, हमारे पास कोई दबाव नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है, 20 साल से वो हर साल इस तरह से पीड़ित होते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और सब चला जाता है। हम मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिबद्ध हैं एक अच्छा सिस्टम देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने पिछले सवाल के उत्तर में ये कहा कि हम टीचर्स के लिए, हम शिक्षकों के लिए, हम पेरेंट्स के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, सब हमारे लिए बराबर है। हम प्राइवेट स्कूल को अपने दुश्मन की तरह, अरे 1000 में से 2700 स्कूल चल रहे हैं, 1700 स्कूल तो लगभग प्राइवेट स्कूल हैं, हम कैसे उनको अपना दुश्मन मान के, आप अपनी पॉलिटिकल ब्राउनीज के लिए ये पेंट करिए, मगर आपके कारण 27 सालों में सरकार की फेलियर के कारण ये प्राइवेट स्कूल बढ़े हैं। अगर कॉम्पिटिटिव सरकारी स्कूल आए होते तो जरूर लोग वहां पर जाते, पहले भी तो जाते थे। ठीक है, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। दिल्ली के टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हम टीचर्स के इंटरेस्ट को भी गार्ड करेंगे। इसीलिए जो हमारा फी फिक्सेशन, ट्रांसपेरेंसी इन फी फिक्सेशन एक्ट है, बिल है, उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें स्कूल मैनेजमेंट भी है, उसमें पेरेंट्स भी है, उसमें सरकार का नुमाइंदा भी है, और ये सब कंसेंसस से करें। ठीक है, कंसेंसस से करें। ओके, ऑलराइट। शुरुआत में जो गलती मैंने करी, ये पावर मिनिस्ट्री छोड़ दी, वो गलती सुधार रही हूँ। गर्मी का मौसम है आशीष जी, और खपत तो ज़रूर ज़्यादा हो रही होगी बिजली की, लेकिन खपत इतनी ज़्यादा कैसे हो रही है अचानक से कि दिल्ली में इतनी लोड शेडिंग हो रही है? पॉश इलाकों से अब ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं, आप साउथ एक्स से लटियंस दिल्ली तक चले जाइए, 2-2, 3-3 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। हो क्या रहा है? आतिशी कहते हैं आपने तो बस मतलब आते से ही आपने सारा कचरा कर दिया है, तो अब आप बताइए क्या हो रहा है?
मुझे पता था आप ये पूछेंगे, इसलिए कागज लेके आया हूँ। आपको कैसे पता रहता है कि मैं क्या पूछूंगी आशीष जी? ये सब रोज एक इकोसिस्टम में चल ही रहा है, इसलिए मुझे पता है। आप सुनिए, विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा बिजली के मुद्दे पर। हाँ। आतिशी जी ने लगाया, उनकी पार्टी ने लगाया। हाँ। जवाब मुझे देना था, छोड़कर आप समझिए अटेंशन मोशन लेके आए, चर्चा करने के लिए लाए, छोड़कर भाग गए। मैंने उस दिन भी ये डाटा दिया था, मैंने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये डाटा दिया, और मुझे पता था कि आज जब मेरे से कोई सवाल जवाब होंगे तो ये जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि रोज अभी मैं उन ट्वीट्स का भी भंडाफोड़ करूंगा थोड़े दिन में, जो ये करके जिसके आधार पर ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि दिल्ली में हमारे आने के कारण, आप सबको मालूम होना चाहिए, दिल्ली के ट्रांसमिशन कंपनी दिल्ली सरकार की कंपनियां हैं। 8 साल हो गए इन ट्रांसमिशन कंपनीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ट्रांसफॉर्मर यानी उसके सबस्टेशन बनाने का कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सारा का सारा सिस्टम 90% जो बिजली के सिस्टम को जानते हैं, कहा जाता है 70% पर चलना चाहिए, जो टोटल कैपेसिटी है उसका 70% यूज होना चाहिए टू सिक्योर दी नेटवर्क। 94% पर ट्रांसको के सारे सिस्टम चल रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मर खरीदना होता है 500 केवी का, तो आपको पता है 2 साल में डिलीवरी होती है। इस तरह का सिस्टम छोड़कर गए हैं। और एक मिनट बात सुनिए, मैं आपका इतना टेक्निकल ज्ञान आप दे रहे हैं, तो केजरीवाल के समय में क्यों बिजली नहीं जाती थी? सब जाती थी, वही बता रहा हूं आपको, वही बता रहा हूं। और ये कहते हैं बिजली नहीं जाती थी, मैंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बताया। आतिशी जी के घर पर, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में, मनीष सिसोदिया के घर पर, उनके हर मंत्री के घर पर अगर बिजली नहीं जाती थी तो पावर बैकअप नहीं होना चाहिए था। हर मंत्री के घर पर 50-50 किलोवाट के पावर बैकअप थे। और देखिए 2020 में फरवरी मार्च अप्रैल में, हम 2025 फरवरी 20 को हमने शपथ ली है। 2020 में 2721 बार 30 मिनट से ज्यादा बिजली कटी थी इसी पीरियड में। 2021 में 2209 बार, 2023 में 2167 बार, 2024 में 2045 बार बिजली कटी है, और इस बार 1946 बार बिजली कटी है। पता है बदलाव क्या हुआ आशीष जी? मैं बताती हूँ। 6.5 साल से मैं दिल्ली में रह रही थी, ठीक है। पूरा केजरीवाल जी, आतिशी जी का समय था। मैं सच्चाई से कहती हूँ, मुझे कोई किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, लेकिन सच कहती हूँ, साउथ एक्स में मैंने 6.5 साल में रेयरली कभी बिजली कटती हुई देखी होंगी। अब मैं वहां नहीं रहती हूँ, वहां के लोग फोन करके कह रहे हैं कि लोड शेडिंग घंटों तक चल रही, इसलिए बहुत ही फेयर सवाल था। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आंकड़े दिए। ये आंकड़े कोई छुपे हुए नहीं है। SLDC नाम की एक संस्था है जो पूरी लाइन नेटवर्क को अपने पास वेबसाइट पे रखती है। आप सब वेबसाइट पे देख सकते हैं, पूरे डाटाज अवेलेबल रहते हैं। और एक बात को समझिए, हम आए फरवरी में 20 तारीख को जी, और वही टाइम होता है सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए जी। हमारे जाने से पहले सरकार सिस्टम ऑगमेंटेशन के लिए हर साल गर्मी में लोड बढ़ेगा। पिछली बार 8600 मेगावाट तक पीक लोड गया था। दिल्ली का पीक लोड लगभग 7000 है, जो 6500 के करीब है। उतना पीक गर्मी में जाता है। इस बार 9200 तक की प्रोजेक्शन थी। ये तो मौसम के कारण उतनी प्रोजेक्शन में नेटवर्क नहीं गया है, मगर हमने इस सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए अगर कहीं प्लांट शटडाउन्स लिए हैं, कहीं शटडाउन किन्हीं सिस्टम की कमियों के कारण हुए हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दी जाती है। ये कह भर देना कि पहले तो साहब बत्ती कभी नहीं जाती थी, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। हाँ, एक बड़ा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पे इसका शोर कर रहा है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ, उन ट्वीट्स की असलियत बहुत जल्दी हमारी सरकार कैसे उसके साथ भंडाफोड़ मैं आपके समक्ष करूँगा। किस प्रकार से क्योंकि अब आप हार गए हैं, हारने के बाद आपके पास स्वघोषित बेरोजगार नेता हैं, तो करने के लिए कुछ काम चाहिए। फियर मॉन्गरिंग करिए,
फियर मॉन्गरिंग करिए, एक नैरेटिव खड़ा करिए कि सब तबाह हो गया, सब तबाह हो गया, सब तबाह हो गया, सब तबाह हो गया। ये सिस्टम हर चीज आजकल तो हर चीज वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है आशीष जी, इतना बड़ा मंच मिला हुआ था, यहीं पे भांडा फोड़ कर देते। अभी आप समय मांग रहे हैं और उसका करने के लिए, बट चलिए जल्दी से बताइए, मुझे रैप अप करना है। मुझे जल्दी से क्विकली बताइए आप कि बिजली की बिल, ऐसा अब ये फियर है कि कुछ दाम अब बढ़ेंगे बिजली के, मतलब वो करंट लगने वाला है कि दिल्ली के वासियों को? क्योंकि आपकी तो अभी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, फिर एलजी साहब आ गए, 4 इंजन की सरकार लगी पड़ी है दिल्ली में। आप बिजली का बिल बढ़ाने वाले हैं क्या? यहाँ लोगों को बताइए आप। देखिए, हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में कैंपेन के समय कहा था कि जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उन सब्सिडीज को जारी रखा है और डीआरसी रेगुलेटर है बिजली के दाम घटाने बढ़ाने के लिए। डीआरसी निर्णय करेगी। हमारी सरकार का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिसमें दिल्ली की जनता पर हम अतिरिक्त बोझ डालने की योजना हो। हम किफ़ायत के साथ दिल्ली के प्रशासन को चलाकर दिल्ली की जनता को राहत भरा जीवन देना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम इसी के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करें। ठीक है आशीष जी, शहरी विकास भी आपके पास है, मॉनसून आने वाला है, फिर नाव चलेंगे दिल्ली में 1-1 घंटे की बारिश के बाद जो चल रहे थे इतने सालों से? बताइए, अभी आश्वासन दीजिए, आपके पास है मंत्रालय। मैं बताता हूँ, 10 साल 11 साल जो चलाकर गए, आप चाहती हैं कि उनके सारे विषय को हम 100 दिन में कर दें, मगर सुनिए मेरी बात को, वेटेस्ट में कहा गया, इसे वेटेस्ट में कहा गया कि इस बार मई में 125 साल से ज़्यादा बारिश हुई। दिल्ली की जनता जानती है कि इस बार मिंटो रोड पे पानी नहीं भरा घंटों तक। मिंटो रोड का क्या रॉकेट साइंस था? 11 साल में मिंटो ब्रिज में हर साल बस डूब जाती थी। नहीं डूबने देंगे मिंटो ब्रिज पे बस। और दिल्ली के हर उस स्पॉट पर मुख्यमंत्री खुद, हमारा एक मंत्री खुद घूम रहा है। दिल्ली पुलिस लिख कर देती थी। डूबी तो क्या करेंगे? एक मिनट सुनिए, आपके पास आएंगे? डूबी, हाँ हमारे पास आइए, हम करेंगे। दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के उन डायरेक्शंस को, देखिए दिल्ली पुलिस दिल्ली की सरकार को लिख कर देती थी, बुलाती थी कि ये पॉइंट्स हैं जहां वाटर लॉगिंग होती है, यहां पर वाटर लॉगिंग से दिक्कत होती है, आइए सिट डाउन। ये सरकार जाती नहीं थी। हम कोऑर्डिनेशन के साथ हर विभाग के साथ इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे इस बात का दंभ नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं कि 100 दिन में इन 27 सालों के जो रॉट मचाया गया है दिल्ली के प्रशासन में, मैं ठीक नहीं कर सकता। मगर हमारी सरकार रिस्पॉन्सिव सरकार है। हमारी सरकार शतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाकर नहीं बैठती है, पासिंग द बक नहीं करती है। हम सड़कों पे मिलेंगे। अगर आपको परेशानी होगी उसको निवारण करने के लिए हमारे मंत्री पानी में खड़े होकर आपको काम करते हुए दिखेंगे। नहीं, मुझे लगा आपने कहा पानी नहीं होगा, आप कह रहे हैं मंत्री पानी में खड़े मिलेंगे, तो चलिए ठीक है, ऐसा है। ये एक आपकी भी मजबूरी है, आपको दोनों तरफ का बैलेंस बनाना, इसलिए हमें भी तो घेरना पड़ेगा आपको। नहीं होती है मजबूरी है जी, पत्रकारों की मजबूरी है, बैलेंस दिखना है, कहीं ऐसा ना लगे आपके ऊपर आरोप ना लगा दें आप गोदी मीडिया है। न्यूट्रलिटी का ही नाम होता है पत्रकारिता, पर आप लोग तो पता नहीं क्या क्या मीडिया बुलाते हैं। नहीं कहते गोदी मीडिया, हमारा वर्ड नहीं है। आप लोग कुछ और भी कहते हैं, गोदी मीडिया है। इसलिए 100 दिन में बताइए, आप जनता से पूछ लीजिए, सामने बैठे हैं सैकड़ों लोग, बताइए 100 दिन में 27 साल के रॉट को कैसे खत्म कर देंगे? वी विल वर्क हार्ड। 1 साल के अंदर ऐसा सिस्टम बनाएंगे दिल्ली के। आज देखिए, माफी चाहता हूं, आपका समय खत्म हो रहा होगा। दिल्ली में अर्बन फ्लड आए, बारापुला नाले में मद्रासी कैंप बसा हुआ था। क्या उस समय उस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? उस कैंप को हटा देते, रीलोकेट करते। आज हमने उनको रीलोकेट करके 267 झुग्गी ड्वेलर्स को सरकारी मकान दिया है। तो आप दिल्ली में इस अर्बन फ्लड से दिल्ली दोबारा पीड़ित हो, इसलिए आप बार बार ये कहते हैं हम झुग्गी उजाड़ रहे हैं। 700 करोड़ रुपए दिए साहब हमने झुग्गी को टॉयलेट्स बनाने के लिए, वहाँ की सड़कें बनाने के लिए, वहाँ को रिहैबिलिटेट करने के लिए। झुग्गी की महिलाओं को नहाने के लिए बाथरूम नहीं है,
पहली बार मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वहां टॉयलेट के साथ बाथरूम भी बनाए जाएंगे। हम तो वहां तक सोचते हैं, ये लोग केवल फियर मॉन्गरिंग करके हम झुग्गी उजाड़ रहे हैं, झुग्गी उजाड़ रहे हैं, एक नरेटिव है। और देखिए, सामान्य व्यक्ति को लगता भी है, हम सब जो सामर्थ्यवान हो जाते हैं ना, अच्छा यार गरीब आदमी का मकान क्यों हटा दिया, कोई ये नहीं बता रहा। 267 लोग फ्लड में बैठे हुए थे, नाले में बैठे हुए थे, जहां पर जो पिछले साल 2024 के अर्बन फ्लड्स के लिए इंस्ट्रूमेंटल था, कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर पर उनको वहां से रिलोकेट किया गया। तो आप ये कह देंगे कि हम उजाड़ रहे हैं, ये नरेटिव, इसको, इन सब चीजों को ठीक करने का जिम्मा हमने लिया है। हम आपकी हर क्रिटिसिज्म को झेलेंगे, हम आपकी हर बुराई को अपने ऊपर स्वीकार करेंगे, मगर उसके प्रेशर में दिल्ली के लिए अच्छा काम करने से रुकेंगे नहीं। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आशीष जी आपसे ये है कि कैंपेन के वक्त, ये इलेक्शन के कैंपेन के वक्त सीएजी रिपोर्ट का बहुत हवाला दिया गया। मतलब बिल्कुल आपकी पार्टी के राइट फ्रॉम द टॉप टू द डाउन हर किसी ने सीएजी के बारे में बात करी, उन रिपोर्ट्स के बारे में बात करी। ये आरोप लगाया गया कि केजरीवाल आतिशी से प्लेस नहीं होने दे रहे हैं, आप जैसे आएंगे प्लेस करेंगे। आपने किया, आपने चर्चा भी किया, आपने बताया कि कितनी बुरी तरीके से उन लोगों ने धांधली कई जगहों में की है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ऐसा कोई बड़ा, ना तो आपसे एक्शन आपने उसके ऊपर लिया है, ना लोगों को जिम्मेदार ठहरा के कोई केस मुकदमा अभी तक बाहर आया है। इन 100 दिनों में आपको इसका समय नहीं मिला कि जिन लोगों ने गलत किया है उसको आप कटघरे में खड़े करें। अगर आप कह रहे हैं, आपकी सीएजी की रिपोर्ट है, तो ये केस मुकदमा कुछ भी नहीं, आप वही पॉलिसी आपकी भी, शूट एंड स्कूट, बोल लिया, राजनीति कर ली, पर निकल गए, अब छोड़ो, जाने दो। मेधा जी, मैंने आपसे अभी कहा, हम किसी क्रिटिसिज्म से प्रेशर में नहीं आएंगे। देश संविधान से चलता है, रिपोर्ट टेबल हुई है, और अगर मैं उसका पूरा क्रम बताऊं आपके व्यूअर्स को, तो उसी समय टेबल होने के बाद विधानसभा के स्पीकर ने उसे पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिटेल डिलिबरेशन के लिए भेज दिया है। हमारे बनने के बाद इन 100 दिनों में हमने पीएसी बना दी है। पीएसी ने 2 रिपोर्ट्स पर डिलिबरेशन शुरू भी कर दिया है। देखिए, इस देश संविधान से चलता है, संविधान में प्रोसेसेस लेड हैं, तो उन प्रोसेसेस से चीज़ें चलती हैं। आप पीएसी के में जाएंगी, हर डिपार्टमेंट अपनी बात बताएगा, जो लॉसेज हुए उनको बताएगा। ये कानून की चक्की है मेधा जी, तो बारीकी से पीसती है, बारीकी से पीसती है। पर ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी है ना आशीष भाई, की बड़ी कन्वीनियंट से संविधान को खींच ले आते हैं आप जैसे राजनेता। जब जरूरत पड़ी तो सीधा संविधान, और जब कैंपेन करना हुआ तो हम बताएंगे आपको, अब जैसे हम सरकार में आएंगे तो ये भी करते हैं आप लोग। बट ऑन दैट नोट, वी आर होपिंग कि आप भी कुछ दिखाएंगे इस जनता को कि अगर गलत हुआ है तो जिन्होंने गलती करी है उन्हें इसकी सजा मिलेगी। ये इस नोट पर और इस आशा पर मैं इस सेशन को खत्म करना चाहती हूँ। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेधा जी, बहुत धन्यवाद।